हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हैप्पी टीचर्स डे भी है। पता है, जीवन में हर आदमी का पहला टीचर कौन होता है? उसकी मम्मी होती है। ठीक। चलिए, आशा करें आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। अब तो डेट भी बढ़ गया है, 17 नवंबर को पेपर होने वाला है बीपीएससी का। तो मस्ती में रिवीजन करिए। चलिए चालू करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। देखिए, टीचर्स डे है तो टीचर्स डे से रिलेटेड कोटेशन भी लेके आए। टीचर सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बल्कि हर वो इंसान टीचर है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। टीचर थोड़ी ना भाई वही है जो स्कूल में मुझे पढ़ाता है। हर वो टीचर अपने जीवन में है टीचर के रूप में, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। ठीक, चलिए हैप्पी टीचर्स डे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन देखिए, पहला है पटना। एक मिनट भाई, कहाँ जा भाग रहा है तो। देखिए, पहला है पटना, भागलपुर, दूसरा है गया, पूर्णिया, और सी है भागलपुर, गया, और डी है आरा और सासाराम। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे अगर पहले बार दिखे तो कैसे सोचना है हमें, वो बताते हैं हम। तो पहले जब मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन बिहार हो, तो उस टाइम में व्यापार व्यापार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाता था? जल मार्ग अपनाया जाता था। तो भाई, गया, पूर्णिया, भागलपुर या आरा, सासाराम में और पटना में कनेक्ट कौन था? बंगाल थी, पश्चिम बंगाल से बिहार किस नदी के कनेक्ट था? फिर इधर से उत्तर प्रदेश किस नदी से कनेक्ट था? तो ऐसे करके सोच सकते हैं। तो गंगा नदी के किनारे तो बसा है ना पटना शहर, तो गंगा नदी से ही व्यापार किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ होगा पटना से भागलपुर की तरफ व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक। और इधर इधर से हुगली, गंगा थी पटना से हुगली पश्चिम बंगाल, और या तो उधर उत्तर प्रदेश, ऐसे करके जाता था। और इधर पश्चिम बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी, उधर से अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो इसका आंसर होगा ए। जरूरी थोड़ी ना भाई कि हर क्वेश्चन का आंसर जी पर याद ही रहे। कुछ तो इलिमिनेट करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो पहले आप ये बताइए कि भारत में सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे ना भाई, 1498 में वास्को डी गामा, पहले पहले पुर्तगाली। आप लोग ये बताइए कि दूसरे पुर्तगाली कौन थे? ठीक, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। तो पहले तो तो जो पहले आया वही तो भारत के क्षेत्र में पहले जाएगा ना। तो वही होगा, पुर्तगाली आंसर होगा, तो इसका आंसर बी होगा। और 17वीं शताब्दी में आया था। ठीक, ये भी याद रखें। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया? 1630, 1631, 1632, 1633। तो पहले ये जान लेते हैं इसके डच व्यापारी के बारे में। पता क्या भाई? तो बिहार में सोरा व्यापारी सोरा का व्यापारी करता था। सोरा यहाँ से बिहार से ले जाता था। सोरा से बारूद बनता था, बिहार से ले जाके अपने अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में बेचा करता था ये। ठीक। तो ये पटना में 1632 ईस्वी में पटना पटना कॉलेज के निकट फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी। और आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि और डचों को किस व्यापार के लिए श्रेय दिया जाता है? ठीक। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो भाई, ये पटना में अंग्रेज व्यापारी के बारे में पूछा पटना में। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1650, 1652, 1651, 1653। ऑप्शन देख के तुम्हें क्या लग रहा है भाई
कि अगर याद ना रहे तो सही करके आ सकते हो, नहीं आ सकते, क्योंकि देखो 1650 51 52 53 लाइन से दिया हुआ है। 17 18 होता तो एक 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 दिमाग में ये भी आता कि भाई 1600 तो सुने थे, 1650 51 52 1650 से तो ऊपर ही कुछ होगा, बट यहाँ चारों लाइन से ही दिया हुआ है, तो इसमें अगर याद ना हो तो गलत तो कंफर्म होगा। तो ये गुलजार बाग में पटना में, गुलजार बाग पटना पटना में स्थित है, वहां पे फैक्ट्री स्थापित किया था 1651 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सी। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? पटना, भागलपुर, चंदनगर। तो फ्रांसीसी व्यापारी देखिए, तो बिहार से सामान सब खरीद कर पश्चिम बंगाल में बेचा, बंगाल की तरफ चंद्रनगर में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था, वहां जमा करके वहां से अपने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, चंद्रनगर। यहाँ देखिए, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने का कारण क्या थे? पूछ रहा है यूरोपीय व्यापारियों के भारत में आकर व्यापार करने का क्या कारण था? तो देखिए, यहाँ सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय ईसाइयों एवं टर्की मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, भारतीय संपन्नता, तो प्रयुक्त सभी। तो इसमें मान लीजिए, सपोज दैट कि मुझे पहला ऑप्शन मुझे याद नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे पता नहीं है। यूरोपीय व्यापारी, यूरोपीय ईसाई और टर्की मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध चल रहा था उस टाइम, ये तो सही है, ये तो पढ़े हैं अपन लोग, कोई रिवीजन में भी रिवीजन कराए थे। और भारत भारत सब भारत की संपन्नता थी उस टाइम, मोती मोती, मसाले, वस्त्र, और बर्तन, मिट्टी के और बहुत सारे चीज, इसका व्यापार किया जाता था, और यहाँ से कम रेट पर खरीद कर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ देखें, तो इसका आंसर डी। अगर ऐसे ऑप्शन हो ना, तो अगर एक ना भी पता रहे, अगर ऐसे ऊपर डी या ई ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हो, तो बल्कि वही सही लगाना, क्योंकि अधिकतर में वही कुछ सही रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया है ना, तो पता है मुझे कि ऐसे होता है। आइए, सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, ये सतलुज लिखा है। तो तुर्क व्यापारियों के नाव वहां पे जाते थे ना, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने का? एक मिनट रुक जाइए। किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? पहला ऑप्शन देखिए, फर्रुख शेर, परवेज, मुराद अजीम। तो ये देखिए, तो ये खालसा भूमि वाला बात, खालसा, पहले ये देखते हैं खालसा भूमि भाई था क्या। तो खालसा भूमि वो सभी भूमि का कहा जाता था जिससे जो राज्य के संरक्षण में था जो भूमि, और उससे राजस्व की प्राप्ति होती थी, तो उसे खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक, तो खालसा, तो ये बोल रहा है कि यूरोपीय व्यापारियों को गैर गैर व्यापारिक ढंग से खालसा भूमि को यूरोपीय व्यापारियों को दे दिया गया था, गैर कानूनी ढंग से कुछ पैसे लेकर। तो ये वो शासक बहादुर शाह प्रथम के समय बिहार का सूबेदार, बिहार का सूबेदार था हुसैन खां था। और वो बंगाल फर्रुखसियर, जो बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे फर्रुखसियर, वो बंगाल से पटना आया था, तो वो गैर कानूनी ढंग से खालसा भूमि सबको यूरोपीय व्यापारियों को ऐसे ही दे दिया था। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो ये पटना कब आए थे? तो 1711 ईस्वी में आया था, ये भी ध्यान रखें, 1711 ईस्वी में, 1711 ईस्वी में। ठीक, और ये आते ही रोहतास में किले का निर्माण करवा, किले का पर कब्जा किया, निर्माण नहीं, कब्जा किया।
रियायत खां के संरक्षण में था, उससे कब्जा कर लिया। ये इसका यहाँ था, तो इसका आंसर होगा ए आपका। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? खालसा भूमि भाई गैर तरीके से यूरोपियों को दिया भी, और धन के लिए, मतलब ये लिप्त था लिप्त था शराब सब पीने में, तो मतलब मस्त मौला आदमी था, ना कोई टेंशन था राज काज का। तो वो तो ऐसे आदमी के लिए तो यही होता है ना कि जहाँ से पैसा आ जाए। तो ये एक तरह से ये कुबेटा की तरह था वो, बहादुर शाह प्रथम का, जो यूरोपीय व्यापारियों, राजा का बेटा होती है भी, पैसा के लिए यूरोपीय व्यापारियों को लूट लिया था। वो लूटा था पटना में। तो कौन लूटा था भाई? तो फर्रुखसियत ने ही लूटा था भाई। यहाँ देखिए, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये औपनिवेशिक, ये देखिए, तो ये कहानी चालू होती है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। ये भी याद रखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ये ध्यान रखें। और जिसमें सिराजुद्दौला की पराजित होता है ये प्लासी के युद्ध में, ठीक। और ये एक तरह से सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया था, उसके मंत्री सबको मिला लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। लेकिन 1764 का युद्ध लड़ा गया था परंपरागत रूप से। 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी कहते बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वो किन किन के बीच हुआ था? तो ये भगोरा नवाब, बंगाल का शासक मीर कासिम, बहादुर शाह जफर मुगल शासक, और शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब, तीनों संयुक्त रूप से, और इधर हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ से। और जीत उसी की हुई 1764 में अंग्रेजों की। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के समय देखें, तो संधि के समय हेक्टर मुंडो नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव आ चुके थे संधि करने के लिए। तो अगर यहाँ पूछा जाए 1764 में नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुंडो। लेकिन इलाहाबाद की संधि के समय नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजों का? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये ध्यान रखें। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की गई, जिसे उसे आंशिक रूप से राजनीति सत्ता तो मिल ही चुकी थी, दीवानी अधिकार तो मिले था भाई, पैसा तो मिल ही गया था ना, दीवानी अधिकार। बस उत्तरदायित्व से उसे क्या लेना? जनता मरे उससे उसको कोई फर्क नहीं, बस धन आना चाहिए, ये था। और उस बीच में अकाल भी पड़ा था, बट धन का जिम्मेवारी तो अंग्रेजों के पास था, और उत्तरदायित्व दे दिया गया था इसको, क्या कहते हैं, नवाब को। तो यहीं पे द्वैध शासन यहीं पे कहा गया कि दीवानी अधिकार किसी के पास और उत्तरदायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसी और के पास। तो इसे द्वैध शासन कहा गया। तो द्वैध शासन देखें तो 1765 में ही लागू हुआ। और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक। तो ये देखें, तो 1700, इसका आंसर होगा 1765 ईस्वी। यहीं से कंपनी के सरकार का मार्ग प्रशस्त हुआ परंपरागत रूप से। देखिए, तो बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था। कब से कब रहा था भाई? तो 1765 में चालू हुआ था, जो पिछले स्लाइड में ही रिवीजन किए। तो पहले ऑप्शन देखिए, 1764 से 1771 तक, 1765 से 1772 तक, 1766 से 1773 तक, 1767 से 1774 तक। तो भाई इसमें देख 1764, 65, 66, 67 लाइन से दिया हुआ है। अगर यहाँ कुछ 19, 2000 या 1500 कुछ रहता तो एलिमिनेट करते, याद नहीं आता।
तो एलिमिनेट कर भी कर सकते, लेकिन इसमें तो अगर पता नहीं है तो पक्का गलत करके आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ था ना, इलाहाबाद की संधि के उपरांत, क्योंकि दीवानी अधिकार और उत्तरदायित्व शासक के पास, और दीवानी अधिकार धन का दायित्व अंग्रेजों के पास था। तो इस तरह से द्वैध शासन लागू हुआ। तो ये 1772 तक चला, और इसके बाद वारन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की समाप्ति की। तो द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? तो वारन हेस्टिंग्स ने चालू की। ये भी ध्यान रखें, वारन हेस्टिंग्स, ठीक, वारन हेस्टिंग्स ने चालू किया। तो ये देखिए, तो 1765 पहले देखते हैं, तो 1765 बी आंसर में, और ये 1772 तक चला था। ठीक, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया? तो बंगाल और बिहार, उड़ीसा की जब दीवानी प्राप्त हुई शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को, तो ये मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया पेंशन देने का वादा किया था अंग्रेजों ने, जो बाद में मुकर कर शाह आलम अवध के नवाब को ही देना पड़ा था। शाह आलम द्वितीय को ही देना पड़ा था। शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष स्वीकार देना 26 लाख रुपया देना चालू किया। लेकिन यहाँ अवध के शासक देखिए, तो अवध के शासक को ही बाद में उसे देना पड़ा था 26 लाख रुपया। वादा तो कर लिया कि हम दे देंगे, बट बाद में मुकर गया अंग्रेज अधिकारी, तो वो आरोपित कर दिया अवध के नवाब पे ही। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह आलम को प्रतिवर्ष देने का स्वीकार किया, वादा किया था? तो 26 लाख रुपया। यहाँ देखिए, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नवाब और प्रमुख प्रशासनिक अधिकार बनाया गया। किसे बनाया गया भाई? खिताब रहे रजा खां, धीरज नारायण, मोहम्मद काजिम। तो यह रजा खां देखिए, ये तो बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो भाई बी तो आंसर नहीं होगा इसका। धीरज नारायण। तो ये देखिए, कंपनी सरकार स्थापित होते ही, अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको रिविजन में भी रिविजन किए, और आप लोग रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे। तो खिताब राय को बनाया गया था, तो इसका आंसर ए होगा। और ध्यान रखिए, उस टाइम बंगाल का नवाब राजा खां को बनाया गया। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? मैनरिक, पीटर मुंडी, जॉब चारनाक। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर देखिए तो फ्रांसीसी यात्री तैवर्निये आया था, जो पटना को दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक केंद्र माना, और उसने पटना की जनसंख्या का अनुमान लगभग 2 लाख लगाया, और अपने लेखन में लिखा। तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो आप लोग रिविजन किए थे। कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति हुई? तो कंपनी सरकार को जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो इससे कितने लाख पाउंड मिले अंग्रेज कंपनी सरकार को? तो ये 30 लाख पाउंड मिल रहा था प्रतिवर्ष। ध्यान रखिए, याद रखिए, पूछा गया है और पूछा जाता है। इसका आंसर बी होगा। बिहार में द्वैध शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ उछलते थे। चौथ, यहाँ पहले तो जान ले कि भाई चौथ कहते किसे हैं और किसके द्वारा उछला जा रहा था, क्या है, किसके द्वारा उछला जाता था। ठीक, और कौन कौन उसूलते थे? तो पहला ऑप्शन देखिए, मराठे, अंग्रेज, सिख, पठान। तो ये चौथ पहले देख लेते हैं कि चौथ है क्या। तो चौथ मराठा सरदार द्वारा अपने पड़ोसी राज्य से
आक्रमण आक्रमण अगर होगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, वो वादा करके उससे चौथ वसूला जाता था। और और एक और कर वसूलते थे मराठा सरदार सरदेशमुखी, जो अपने मराठा सरदारों से राजस्व का 10% वसूला जाता था। और ये देखिए चौथ कितना परसेंट वसूला जाता था, तो राज्य के राजस्व का एक चौथाई वसूला जाता था। ये भी ध्यान रखें, राज्य के राजस्व का एक चौथाई वसूला जाता था। और ये चौथ तो बता दिए कि पड़ोसी राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चौथ कर वसूला जाता था, और ये मराठा सरदारों द्वारा वसूला जाता था। और 1/4 चौथा 1/4 उसके आय का लिया जाता था। तो ये पहला, इसका आंसर होगा ये मराठा। अंग्रेज बिहार में किसे भयभीत हो रहे थे? पठानों से, सिखों से, मराठों से, मुगलों से। तो देखिए, तो भाई मराठा मराठा है ना, मराठवाड़ा, वहां से राजा रंजीत सिंह जो सुगर चकिया मिसल से संबंधित है, वो गोरिल्ला पद्धति से निपुण था। तो उसकी सैन्य शक्ति मतलब दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता था। इसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी। तो ये मराठवाड़ों से भयभीत थे, क्योंकि इससे लड़ना उतना आसान नहीं था, क्योंकि इसे ये गोरिल्ला पद्धति से बढ़िया जानकार थे। तो इसका आंसर देखिए तो सी है। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा? तो ये देखिए भाई, जब दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिया, उत्तरदायित्व नवाबों को मिला, तो जब अकाल पड़ेगा तो कोई मुहिम चलाए या कोई योजना चलाए तो धन भी तो होना चाहिए। इसके लिए धन तो था नहीं नवाब के पास। बिहार में व्यवस्था फैल गई थी इसके कारण, और बहुत सारे लोग मारे हुए थे। वो काल देखे तो 1770 ईस्वी का कालक्रम था। तो इसका आंसर बी हुआ। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? कंपनी सरकार ने शासन सत्ता में क्यों हस्तक्षेप किया, ये पूछा जा रहा है। राजस्व वसूली के लिए, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना हो। तो यहाँ देखिए, तो पहले तो कंपनी सरकार हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी, बस वो धन वसूल रहा था, बस धन से मतलब रख रहा था। लेकिन अब उसे प्रशासनिक पकड़ मजबूती चाहिए था, और सभी पर नियंत्रण भी चाहिए था। इसके बाद उसके बाद वो हस्तक्षेप की नीति अपना लिए। ठीक, तो ये इसमें देखें तो तीनों आंसर सही है, तीनों ऑप्शन सही है। राजस्व वसूली सही है, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, सभी को अपने नियंत्रण में रखना, तीनों सही है भाई। तो डी इसका आंसर है। बिहार में नोनिया विद्रोह देखें तो ये नोनिया विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है। तो किसके लिए हुआ था? सोडा, मछली, मसाला, वस्त्र। तो यहाँ देखें नोनिया विद्रोह देखें, कालक्रम देखें तो इसका 1770 से 18 ईस्वी तक चला था ये। और ये किसके लिए था? तो बिहार में नोनिया सोडा का व्यापार करता था। तो सोडा से बारूद बनता था। तो इसका कारण ये था। तो इसका ये तो सोडा आंसर हो ही गया, लेकिन इसके डिटेल में जाए तो इस विद्रोह का होने का प्रमुख कारण ये था, क्योंकि सोडा वहाँ के लोगों से स्थानीय लोगों से सोडा खरीद लिया जाता था, और बिचौलियों के द्वारा उच्च दामों पर बेच दिया जाता था। बट उसका बहुत कम प्राइस वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलता था। तो इससे उसका शोषण हो रहा था, और वो महंगे दामों पर बेच रहा था बिचौलिए। तो वो स्थानीय लोगों ने क्या किया कि वो खुद से, मतलब कंपनी से खुद बात करने लगा और खुद बेचना चाहा। तो इससे बिचौलियों ने मतलब इसका दमन करना चाहा। तो ये इस कहानी का इस नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण ये था। और ये सोडा विद्रोह के नाम के रूप में भी जाना जाता है। और सोडा से क्या बनाया जाता है? तो बारूद बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें, ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई। तो ये जैसे मान सकते हो ना 5 स्टार क्वेश्चन, तो 5 स्टार क्वेश्चन मान सकते हैं। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। प्राचीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? सन्यासी गुरुओं का, सिख गुरुओं का, पंडितों का, मौलवियों का। तो ये देखिए, ये जब सन्यासी विद्रोह
1763 ईस्वी में, देखिए 1763 ईस्वी में हुआ था सन्यासी विद्रोह। और ये देखिए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो मंजर शाह, मूसा शाह, देवी चौधराइन, ये सारे सन्यासी लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये इसका मुख्य कारण ये था सन्यासी विद्रोह का कि ये लोग सन्यासी तो भाई घूमने तो जाएंगे, तो घूम उसे तीर्थ यात्रा करने पर रोक लगा दिया गया अंग्रेज एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा, तो इसलिए इन लोगों ने ये विद्रोह किया। एक तो भाई अकाल का समय भी था ये, और ऊपर से तुम मतलब घूमने पर भी प्रतिबंध लगा, और सन्यासी को रुकने पर प्रतिबंध लगा रहे हो। तो ये सिख गुरुओं द्वारा कहा गया कि देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। तो ये सिख गुरुओं द्वारा कहा गया, तो इसका आंसर होगा बी। बीरभूम जिले वर्तमान में संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो संथाल, मुंडा, पहाड़िया हो। तो भाई यहाँ वर्तमान में संथाल परगना है, तो यार बीरभूम जिला संथाल जनजाति रहते थे। तो देखिए तो संथाल विद्रोह देखिए कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक, और ये इसे किसने किया था, तो चंदू भैरव, फूलो झानो, ये सारे लोग इसका नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है कि किस जनजाति ने कम इस तरह के विद्रोह किया था, तो संथाल जनजाति ने, तो इसका आंसर ए होगा। और ये संथाल परगना के रूप में विद्रोह को समाप्ति कर संथाल परगना के रूप में इसे स्थापित किया गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखें। मुंडा या कोल, या कोल विद्रोह के बारे में पूछा था, कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यहाँ कोल विद्रोह देखे तो 1831 से 32 ईस्वी तक चला था। तो इसका पूछ रहा है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में चालू हुआ था। ठीक, और यहाँ पे और ये इसका नेतृत्व देखे कोल विद्रोह का, ये मुंडा विद्रोह उस मतलब कोल विद्रोह है ना, कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति लोग रहते थे, इसीलिए इसे मुंडा भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हो जनजाति भी निवास करते थे, तो हो जनजाति भी कहा जाता है। एक अलग से हो विद्रोह भी हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिए, हो विद्रोह भी हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए तो और ये किस कारण से हुआ था, ये भी कारण भी जानना जरूरी है, कारण भी पूछता है, और नेतृत्व किसने किया था, और क्षेत्र कौन सा था, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र था। तो इसका कारण देखें तो इसके गांव को छीनकर बाहरी लोगों को, जिसे दीकू कहा जाता था, बाहरी लोगों को शासन प्रशासन चलाने के लिए दिया जाता, जबकि वहाँ के कबीलाई लोग अपने क्षेत्र का एक तरह से देख रेख करता, लेकिन वो बाहरी लोगों को दिया जाने लगा, गाँव को छीनकर दिया जाने लगा। इसके कारण हुआ था। इसका नेतृत्व देखें तो बुद्धो भगत ने किया था, बुद्धो भगत ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो पिछले स्लाइड में बताया कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, और सिद्धोक चानो भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। और इस क्षेत्र में द्वीकों द्वारा शोषण किया जा रहा था, मतलब बाहरी लोगों द्वारा इसका शोषण किया जा रहा था। इसके विरुद्ध विद्रोह किया था इन लोगों ने। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, लोटा नाम सुन के लग रहा है भाई, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था, क्या लग रहा है कहाँ हुआ होगा, पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। तो भाई पहले ये लोटा विद्रोह के बारे में देखें, तो ये लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था बेसिकली, और जेल में वहाँ मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के लिए, ये भी 1855 में हुआ था। ठीक, मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के लिए दिया गया जेल के कैदियों को, तो उन लोगों ने
विद्रोह किया कि नहीं, मतलब इसमें पानी नहीं पिएंगे, तो उसे इस विद्रोह के बाद मतलब इस विद्रोह के बाद दबाने के बाद पता है उसे पीतल के बर्तन में पानी दिया गया। तो अगर ज्यादा गहराई में अगर बिहार पीसीएस पूछे क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि मिट्टी के बर्तन के लिए विद्रोह किया गया, इसके उपरांत अगर समाप्त किया गया तो उसके बाद कौन से बर्तन में पानी पीने के लिए दिया गया, स्टील के, पीतल, पीतल का भाई लोटा था वो। तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। भावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो पहले ये देखिए भाई, भावी आंदोलन, भावी का गठन सबसे पहले किसने किया था, तो अब्दुल अल बहाव ने किया था। अब्दुल अल बहाव ने किया था, ठीक। और बिहार और भारत में इसका इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो बिहार के थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका प्रमुख केंद्र देखिए तो कहाँ, पटना में। ये 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बीबीएससी का एक तरह से मानो फेवरेट क्वेश्चन बन गया। वो केंद्र है पटना, ठीक। इसका ज्यादा डिटेल आप लोग पढ़ ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है अंदर जाके। तो ये क्विक रिवीजन का डिस्क्रिप्शन में लिंक था, उस पर क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए क्विक रिवीजन वाला, ठीक, बिहार स्पेशल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया, 25 क्वेश्चन ही था आज। चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट भी करिए भाई, मतलब कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्वेश्चन मतलब सही बन रहे हैं या सही क्वेश्चन ला रहे हैं, या और भी धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहले फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट पे ले जाएंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। तो आप लोग मत ये सोचिएगा कि बस फैक्ट ही पढ़ाया एमसीक्यू में लाया जा रहा है, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे ले जाएंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद।